तो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे, यहाँ जनता सब जानती है। मोदी जी ने जो इस देश का नुकसान किया है वो कोई कर नहीं सकता। अलवर जो है जिस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है वैसा नहीं है। कुछ बाहर के लोग आके यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इतना कोई बहुत बड़ा भेदभाव आज नहीं है, सब लोग मिलके रह रहे हैं। धीरे धीरे गहलोत जी ने अभी ऑर्डर निकाल दिए, आचार संहिता लगने से पहले ही ऑर्डर निकल गए थे कि हमारे यहाँ पे जातिगत जनगणना होगी। आज कहाँ गए वो घोटाले? 2G स्पेक्ट्रम, कोल, कहाँ ये घोटाले? कहाँ किसको सजा हुई? कौन अंदर गया? कहाँ घोटाला हुआ? अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं और साथ में हैं हमारे अलवर ग्रामीण के मौजूदा विधायक, बल्कि अब सबसे बड़ी पहचान यह है कि प्रत्याशी अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली साहब कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं राजस्थान के। इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक चुनाव आप लड़ चुके, पिछला जो चुनाव था जीत भी गए, मंत्री पद भी मिला, दोबारा से आप इम्तिहान देने के लिए बैठ रहे हैं। जब आप इम्तिहान देने जाएंगे तो कुछ विजन होगा साथ में कि भाई ये 5 साल में जो काम किया उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, या कुछ नया कुछ सोच रहे हैं क्या क्षेत्र के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरी पुरानी घोषणाएं थी, जो मेरा पहले का जो विजन था वो लगभग 90% मैंने पूरा किया है। 10% वो काम बाकी हैं जिनको मैं आने वाले समय में पूरा करूंगा। दूसरा, मेरा जो आने वाले समय में, वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने विजन 2030 पूरे राजस्थान के लिए रखा है, लेकिन मैंने भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो विजन रखा है वो ये रहेगा कि जितने भी मेरे स्कूल हैं सभी उसके स्कूल हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। सभी के अंदर स्मार्ट टीवी, इंटरनेट रहेगा, चेयर, टेबल, कुर्सी सब अच्छी रहेंगी। पूरा बिल्डिंग का काम पूरा कंप्लीट होगा, पूरे में CCTV कैमराज लगेंगे और अच्छी एजुकेशन वहाँ पे मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, सुपर स्पेशलिटी जो सुविधाएं हैं वो यहीं पे लोगों को मिले, वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है युवाओं को रोजगार की। तो मेरा जो क्षेत्र है सरिस्का से सटा हुआ है, सरिस्का जैसी बड़ी जगह हमारे यहाँ पे है। इस चीज़ का लाभ उठाते हुए एक टूरिज्म का भी यहाँ बड़ा स्कोप हो सकता है, एक धार्मिक सर्किट भी यहाँ पे बन सकता है। बर्तरी बाबा, पांडु, पर्सनल प्लान्स हैं आपके उसको लेके? मेरे प्लान है एक बड़ा सर्किट बना के यहाँ के लोकल लोगों को, युवाओं को रोजगार दें, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। अच्छा सर, आपने 10% काम की बात की कि 90% काम आपने किया, कुछ काम रह गए हैं। क्या काम आपको लगता है कि रह गए हैं? नहीं, रहे नहीं है, वो प्रोसेस में है, अभी चल रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया मैंने यहाँ के युवाओं के लिए खुलवाया है तो सैंक्शन हो गया है, जमीन उसकी हो गई है, लेकिन NCR की वजह से वो काम वहाँ पे शुरू नहीं हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ उसको बहुत ही जल्दी NCR से बाहर निकाल के या जगह चेंज करके यहाँ के युवाओं को वो एक बहुत बड़ी सौगात दी जा सके। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पशुओं का है, पशु फसल को बहुत खराब करते हैं, तो उसके लिए नंदीशाला और गौशाला CM साहब ने दे भी रखी है, तो वो भी NCR की वजह से हमें कहीं दिक्कत आई और वो नहीं बन पाई हैं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरे जैसे हाईवे बन रहे हैं, नए हॉस्पिटल बने हैं, उनके अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, नए SDM हेडक्वार्टर बने हैं, नई पंचायतें बनी। ग्रामीण सड़कों के बारे में क्या ख्याल है सर? क्योंकि हम भी आ रहे थे तो कई जगहों पे सड़क का काम हमने देखा चल भी रहा है और कई जगह पे सड़क की हालत बहुत ख़राब थी। जैसे मैं मालेखेड़ा से इधर आया हूँ तो वो रह गया काम, ध्यान नहीं गया है, क्यों ऐसा रहा है? रहा कोई नहीं है। आज की तारीख में 120 सड़कें हैं जो अलवर ग्रामीण के अंदर सैंक्शन है और 120 में से लगभग जो है 100 के आसपास पे काम चल रहा है। 20 सड़क ऐसी हैं कि जिन पे अभी जो 100 का काम कंप्लीट होने के बाद में ठेकेदार इधर आएंगे। कई जगह ठेकेदार ही प्रत्याशी हुए हैं, टिकट मांग रहे हैं, तो उनका सड़कों की तरफ ध्यान कम है। तो जैसे ही अभी ये सारा होगा, सारी सड़कें लगभग 98% सड़कें अलवर ग्रामीण की सैंक्शन है, टेंडर हो गए हैं, वर्क ऑर्डर हो गए हैं, आचार संहिता का उसके अंदर कोई उल्लंघन भी नहीं है, वो काम पहले ही हो चुके हैं। ठेकेदार के पास लेबर की कमी की वजह से, क्योंकि इतने काम एक साथ जो अलवर ग्रामीण में मंजूर हुए हैं, इतने काम कहीं भी मंजूर नहीं होंगे, तो वो काम चल रहा है। अब भी आप देखेंगे कि यहाँ भी चारों तरफ काम चलता है, वो आपको मिलेगा। तो वो काम जो है आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर वो काम भी सारे पूरे होंगे। ठीक है सर। सामाजिक न्याय विभाग आपके पास था। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो कई तरह के क्राइम्स देखने को मिलते हैं, बलात्कार की घटनाएं देखने को मिली, जाति विभेद जो है वो देखने को मिल रहा है सर। इसके अलावा अलवर जो क्षेत्र है खासतौर पे, वहाँ पे हमने सांप्रदायिक घटनाएं भी देखी हैं। तो सामाजिक न्याय मंत्री होने के नाते आपने अपनी तरफ से कुछ इस दृष्टिकोण से काम किया है कि ये घटनाएं कम हों, एजुकेशन बढ़े लोगों का?
देखिए, एजुकेशन के लिए तो अलवर के अंदर काफ़ी हमने कॉलेज और स्कूल और मॉडल स्कूल हमने खोले हैं। यूनिवर्सिटी तक भी मैंने पिछली बार विधायक था तब मैंने यहाँ पे खोली है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अलवर जो है जिस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है वैसा नहीं है। कुछ बाहर के लोग आके यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लोकल लोगों का कभी भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। सभी लोग यहाँ प्यार प्रेम और भाईचारे से रहते हैं, सभी जाति धर्म संप्रदाय सब लोग मिलके। मैंने मेरे जो सामाजिक न्याय की तरफ से काफ़ी प्रयास भी किए गए, कई बार हमने इस प्रकार की मुहिम भी चलाई गई कि जो आपस में भेदभाव है वो ख़त्म हो, क्योंकि पहले से काफ़ी भेदभाव चलता आ रहा है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगा भेदभाव में बहुत कमी आई है और जितनी कोई घटनाएं भी हुई हैं तो उसके अंदर सरकार ने एक्शन लिया है, किसी को बख्शा नहीं है। जो भी दोषी था उसको तुरंत सजा दी है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, मेरे पास समाज कल्याण विभाग जो रहा है तो हमें काम जो हमने किया है, जैसे पेंशन का काम है, आज पहले 50 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, आज 94 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है और पूरा डिजिटल कर दिया है। फेस से ही उसका वेरीफाई हो जाता है और अपने मोबाइल से वो अप्लाई कर सकता है, ई-मित्र से भी अप्लाई कर सकता है और 2 मिनट के अंदर उसकी पेंशन बनती है। पहले 2-2 साल लगते थे। पेंशन, पालनहार और कन्यादान 3 योजनाओं के अंदर राजस्थान स्कोच अवार्ड लेकर अव्वल रहा है। दिव्यांगजनों के प्रति जो काम हमने राजस्थान के अंदर किए हैं और विशेष रूप से अलवर में किए हैं तो अलवर पूरे देश के अंदर फर्स्ट रहा है। राष्ट्रपति से भी पुरस्कार हमें मिला है। तो विभाग के कामों में भी कोई कमी हमने छोड़ी नहीं है। सामाजिक न्याय सर समाज का मसला है, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो कुछ होती हैं निजी तौर पर, उनसे आप एजुकेट कर सकते हैं लोगों को कि भाई सामाजिक विभेद नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे। उसको लेकर कुछ आप सोच रहे हैं क्या? देखिए, उसके लिए अभी हमने जैसे अलग अलग समाजों के बोर्ड बनाए हैं। वो बोर्ड बनाए हैं, उन बोर्ड के उनके जनप्रतिनिधि बनेंगे, उनकी भागीदारी होगी। वो समाज के अंदर जाएंगे, हर समाज की जो भी कमियां हैं या आगे किस चीज़ को हमें बढ़ाना चाहिए उस चीज़ का वो पूरा सर्वे करेंगे, समाज के अंदर जाएंगे और उसके बाद सरकार उस योजनाओं को लागू करेगी। तो मैं समझता हूँ इससे भी इस चीज़ के अंदर काफ़ी प्रभाव आएगा। और मैं फिर ये कहना चाहूँगा, इतना कोई बहुत बड़ा भेदभाव आज नहीं है, सब लोग मिलके रह रहे हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। ठीक है, जातीय जनगणना की काफ़ी बात चल रही है सर, सामाजिक न्याय विभाग आपके पास था, कैसे देखते हैं जातीय जनगणना को? इसकी वकालत करेंगे क्या अगर जीतते हैं, अगर सरकार बनती है तो? नहीं, हमने तो अभी से शुरू कर दी है। गहलोत जी ने अभी ऑर्डर निकाल दिए, आचार संहिता लगने से पहले ही ऑर्डर निकल गए थे कि हमारे यहाँ पे जातिगत जनगणना होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये आंकड़े बाहर क्लियर क्यों नहीं करना चाहती, भारत सरकार क्यों रोक रही है इसको? जातिगत जनगणना हो जाए, जब सारी चीज जाति के आधार पे आप कर रहे हैं तो जातियों को बता दो कौन सी जाति कितनी है, पूरी जनगणना हो जाए और उसके आधार पे कानून बने, नीतियां बने और उस जाति का, उस समाज का विकास हो। तो आज लगातार आप देखते हैं, कभी कोई समाज आंदोलन करता है, कभी कोई समाज आंदोलन करता है। अभी मैं यहाँ जहाँ हैं, यहाँ हम बात कर रहे थे, गुर्जर समाज ने आंदोलन किया, 72 जवान बीजेपी की सरकार के अंदर गोलियों से मार दिए गए, भून दिए गए उनको। तो आज इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं हो। आप जातिगत सर्वे हो जाए पूरा, SC ST माइनॉरिटी OBC EWS सब हो जाए, उसके बाद सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगी। उस आधार पे स्कीमें बने। हम लोग जब जमीन पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, आम लोगों से, तो ज्यादातर लोग काम के बारे में बातचीत कर रहे थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे भाई ये जाति विशेष है, ये तो भाजपा की है, ये जाति विशेष है, ये कांग्रेस की है। ये जो मनोभाव है इसको कैसे देखते हैं? दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, क्या जातीय जनगणना की जब आप वकालत कर रहे हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी चलता है क्या कि ये जाति हमारी, ये जाति उनकी, इस तरह का? देखिए, जाति, कुछ जाति ऐसी है जो जाति के आधार पे वोट डालती है। ज़्यादातर लोग, धीरे धीरे समय बदल रहा है, काम के आधार पे वोट डाल रहे हैं और मैंने ये ट्रेंड अलवर ग्रामीण विधानसभा के अंदर तोड़ा है। मैं कोई जाति के नाम पे चुनाव नहीं लड़ता, मैं सर्व जाति के आधार पे ही चुनाव लड़ता हूँ और मैंने कभी कोई जातिवाद भी नहीं किया पिछले 18 वर्षों के अंदर। मेरे को जो मौका मिला जनता की सेवा करने का और विशेष रूप से जातिगत जो राजनीति उससे बाहर निकालने का, उसमें मैंने प्रयास किया है। लगातार इसमें मैं काफी कामयाब भी हुआ हूँ और आज भी जो मैंने काम कराए हैं वो कोई जाति विशेष के आधार पर। जो जातियां ट्रेडिशनल नहीं मानी जाती हैं वोट बैंक कांग्रेस की, उन जातियों में आपको लगता है कि आपकी पहुंच है, पकड़ है? हाँ, धीरे धीरे काफी चेंज आया है, काफी चेंज आया है। पहले नहीं था वो चेंज। पहले आज से 20 साल पहले की हम बात करें तो वो बात नहीं थी। वो ट्रेंड चल रहा था कि वो जो जिस पार्टी के साथ जो बंधा हुआ है वो जाति की बात नहीं है। पार्टी से जो लोग बंधे हुए थे वो पार्टी उस
उसी पार्टी को वोट डाल रहे थे। लेकिन धीरे 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 जब से मैं आया हूँ तो मैंने बहुत लोगों को बदल दिया, वो लोग आज काम के आधार पे वोट दे रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल मैं लेता हूं सर, आपका भी आप कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। चुनावी ट्रेंड पिछले 15-20 सालों का राजस्थान का ऐसा रहा है कि वो बदल देती है सरकार को 5 सालों के बाद। तो इस ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा बहुत मन में डर लगता है कि नहीं यार अब इस बार तो बदला जाएगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी हम ये रिवाज भी अब की बार बदल देंगे। दोनों ही बार जो कांग्रेस हमारी अच्छी सरकार रही, अच्छा काम किया, लेकिन कुछ कारण ऐसे हुए। पहले एक बार जब इलेक्शन का जब समय आया तो भारत सरकार के अंदर जब पुलवामा हमला हो गया, उससे पहले जो केंद्र सरकार पे घोटालों के आरोप लगाए गए, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जबकि आज वो घोटाले सारे क्लियर हो गए। आज सीएजी को माफी मांगनी पड़ी है कि हमसे गलती हो गई। आज कहाँ गए वो घोटाले? 2G स्पेक्ट्रम, कोल, कहाँ है ये घोटाले? कहाँ किससे किसको सजा हुई? कौन अंदर गया? कहाँ घोटाला हुआ? तो एक जो कल्पना करके घोटालों का जो उस समय बता दिया गया, उसके आधार पर हमें नुकसान भी हुआ। आज हमने काम किया है और काम के नाम पे ही वोट हम मांग रहे हैं। कोई डर नहीं है कतई भी किसी भी प्रकार का कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। अब वो ट्रेंड अब की बार बदलेगा। पूरे राजस्थान में आप जाके देख लीजिए, जनता की आवाज है कि हमें। मोदी जी खुद चेहरा बन रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी का, और कमान अपने हाथों में ले लिया है राजस्थान चुनावों की। तो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे, यहाँ जनता सब जानती है। टीकाराम झूले, टीकाराम झूले, टीकाराम झूले। मोदी जी ने जो इस देश का नुकसान किया है वो कोई कर नहीं सकता। इस देश की जो भी, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, जीडीपी लगातार गिरती हुई आ रही है, बेरोजगारी दर हमेशा बढ़ती जा रही है। यहाँ की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं उन पे काबू कर रखा है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये जहां मर्जी जहां जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। किसानों को काले कानून वापस कराने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ता है। हमारी जो विदेश नीति है, नेपाल तक हमको छोड़ के चला गया है। आज कहां से कहां ये लोग ले आए? अब ये लोग जानते नहीं है क्या कि ये वही मोदी है जो कहते थे 15 लाख खाते में डालूंगा, ये वही मोदी है जो कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल दूंगा, ये वही मोदी है जो डॉलर रुपया बरोबर कर रहे थे, भारत को विश्व गुरु बना रहे थे, आतंकवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सबको खत्म कर रहे थे। तो आज वो मोदी जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आज जनता बेचारी परेशान हो रही है, उसको रात का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सोच के जनता परेशान है। मोदी जी कर क्या रहे हैं? सिवाय बयानबाजी के, कपड़े बदलने के, विदेश यात्राएं करने के, इसके अलावा तो देश के लिए क्या किया ये बता दें। अग्निवीर जैसी योजना ले आए, अग्निवीर जैसी योजना ले आए जो कि 4 साल के अंदर आप बच्चे को रिटायर करके भेज देंगे। 18 साल में भर्ती होगा, 22 साल में रिटायर हो जाएगा। क्या करेगा वो बच्चा? उसका पूरा जो जीवन है वो कैसे कटेगा? आपने पुरानी पेंशन आपने बंद कर दी है, रोजगार उपलब्ध करा नहीं पा रहे हैं, देश को कोई ऐसी चीज दे नहीं पा रहे हैं जिससे कि कोई रोजगार बढ़े, कोई आईआईटी, कोई एम्स को इन्होंने तैयार किया हो। ये कोई चीज विजन नहीं है, सिर्फ टेलीविजन है। अब वो टेलीविजन चलने वाला नहीं है, जनता सब समझ गई है। तो मोदी जी के पास कोई विजन नहीं है, टेलीविजन है, और जनता ये समझ रही है टेलीविजन नहीं चलेगी। टीकाराम जूली हमसे बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, चुनावी कवरेज राजस्थान चुनाव को लेकर आपके सामने हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।